हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या हमें प्रॉपर्टी सेकंड हैंड बाय करनी चाहिए या कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगे प्रॉपर्टी बाइंग का, तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए खुद से। मुकम्मल तहकीक के बाद जो है वो डिसीजन करें। ये फैसला जो है वो जल्दबाजी में करने वाला नहीं है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप ये फैसला जो है वो खुद से ही ना करें, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। आप ये ना सोचिए कि आपको जो है वो उसे कमीशन पे करना पड़ रहा है, बल्कि ये सोचिए कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करवाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी कंडीशन। देखिए, जब आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी कंडीशन जो है वो चेक करनी है कि उस प्रॉपर्टी की एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो कैसी है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर बाय करने जाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है। उनके पास प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीम होती है जो उस प्रॉपर्टी को जो है वो मैनेज कर रही है। क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर आपका अपार्टमेंट है वो मल्टी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है और उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू होना बहुत जरूरी है। वरना जो है आपको पता है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिवैल्यू हो जाती है। सेकंड पॉइंट है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि जब आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आपके पास मुमकिन है कि जो आपकी डिजायर एक प्रॉपर्टी है या एक ड्रीम प्रॉपर्टी है, वो सारी ऑप्शंस आपके पास सेकंड हैंड प्रॉपर्टी में मौजूद ना हो। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास कस्टमाइजेशन जो है उसकी ऑप्शंस ज्यादा होती हैं। आपको क्लोज किचन लेना है, ओपन किचन लेना है, बालकनी बाय करनी है, बालकनी के बगैर अपार्टमेंट जो है वो बाय करना है, टेरेस लेना है, व्यू आपको जो है वो सी चाहिए, सिटी चाहिए, आइलैंड चाहिए, फ्लोर की आपके पास ऑप्शन जो है वो होती हैं। और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कस्टमाइजेशन में आती हैं, जिनको आप एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ले सकते हैं, जबकि सेकंड हैंड के प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास जो है वो लिमिटेड ऑप्शन जो है वो होती हैं। थर्ड पॉइंट है लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जो सेकंड हैंड प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अंदर लीगल इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको रेजिडेंस के लिए लेनी है तो मिनिमम उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट $75,000 आनी चाहिए, और अगर आपको सिटीजनशिप के लिए लेनी है तो उसकी भी वो जो आपको एक्चुअल अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो आनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं वो आपके तापू के ऊपर भी लिखी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज। हल्लेसी के अपार्टमेंट हैं, वहां पे आपको ये डेफिनेटली फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिलेंगी। और अगर आप प्रोजेक्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं, जिम, सोना, स्पा, टर्की हमाम, सिक्योरिटी, सेकंड हैंड प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये चीजें मिल भी जाएं तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है लोकेशन। देखिए, आप को मालूम है कि सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज जो है फॉर सेल ज्यादा अवेलेबल होती हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आपको प्रोजेक्ट में अगर जाना है तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मिलेगा, और हर किस्म का प्रोजेक्ट मिलेगा, हर लोकेशन पे, हर नेबरहुड के अंदर आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म। देखिए, आप एक चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो गली मोहल्ले का रियल एस्टेट एजेंट है उसमें और एक प्रोफेशनल मार्केटिंग टीम के अंदर, प्रोफेशनल सेल्स टीम के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैम्स बाय रियल एस्टेट एजेंसी। देखिए, जब आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी में जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है और वो आपको कितने में जो है वो सोल्ड आउट हो रही है। जबकि प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहां पे आपको हर चीज का क्रिस्टल क्लियर पता है। आपको ये भी मालूम है कि हर प्रोजेक्ट जो है वो कैश डिस्काउंट जो है वो भी देता है। और जो रियल एस्टेट एजेंसी है, ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ आपको, 95% रियल एस्टेट एजेंसी जो है वो प्रोजेक्ट के साथ मिलके आपको स्कैम नहीं कर पाएंगे। 5% है वो प्रोजेक्ट्स जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जो गली मोहल्ले के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे जो रियल एस्टेट एजेंट है वो उस सेल्स टीम के साथ मिलकर आपको ओवर सेलिंग जो है वो कर सकता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्राइसिंग का। देखिए, सबसे जो मेजर रीजन है कि आप क्यों जाना चाहते हैं सेकंड हैंड में, आपको ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो ओवर सेलिंग कर रहे हैं और जो सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज हैं वो हमें सस्ती मिलेंगे। दो तीन पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट आपने कंसीडर करना है। नंबर वन ये है, साबिन दिन के ऊपर ज्यादातर वो प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पोस्ट की जाती हैं जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल प्राइस पोस्ट नहीं की होती। उनकी ऐसी प्राइस पोस्ट की होती है कि आप देख के फौरन कहिए, यार इतना अच्छा अपार्टमेंट और इतना सस्ता मिल रहा है, ये तो मुझे फौरन लेना चाहिए। एक्चुअली वो बेट है, मछली पकड़ने के लिए लगाते हैं ना हम बेट जो है,
ये बेसिकली क्लाइंट पकड़ने के लिए बेट होता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को देखते ही फौरन उस एजेंसी को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप ऑफिस आ जाएं। जैसे ही आप ऑफिस गए 99% ऐसा होता है कि आपसे कहेंगे आप सॉरी वो तो प्रॉपर्टी बिक गई है लेकिन हमारे पास और ऑप्शंस हैं, और फिर जो आपको ऑप्शंस वो दिखाएंगे उसके बाद आप उस लगी हुई पोस्ट का कंपैरिजन करिएगा और प्राइसेस देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा, आपको अंदाजा जो है वो हो जाएगा। ये बहुत सारे दोस्त जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है उन्हें ये अंदाजा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि लोग ये समझते हैं कि चूंकि ये साबिन डन पे जो लगाई हुई पोस्ट है ये चूंकि टर्किश लोगों के लिए है और चूंकि 95% पॉपुलेशन तो टर्किश है और वो देखते हैं तो इसलिए जो है ये एक्चुअल ही चीजें इस पे लगी हुई हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी दी होती हैं जिससे टर्किश लोगों को ये पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी लोकल को बेचने के लिए नहीं है बल्कि फॉरेनर्स को बेचने के लिए है, और जो लोकल है उस पोस्ट को फिर इग्नोर कर देता है।